साथ। और मैं सबसे पहले तारुफ करूँ, अपने उस्ताद हैं ये मुझे पढ़ाते थे। और ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत टीचर थे और ये बहुत खुश लबाज टीचर थे। उस वक्त सबसे लायक तरीन टीचरों में जब नाम आता था, हमारी उम्र तो नहीं थी इस तरह की, लेकिन ये बहुत पॉपुलर थे। ये उर्दू जो है बेस्ट थी। और इनके जो शागिर्द हैं, आप सोच नहीं सकते कौन कौन इनका शागिर्द है। ये सर सैयद कॉलेज में भी उर्दू पढ़ाते थे। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था, सर सैयद में। तो फिर सर चले गए। फिर ज़ाहिर लिखने पढ़ने का शौक इनको शुरू से था, उर्दू पढ़ाते थे। सर आपको बताऊं कि आपके शागिर्दों में मैं भी एक शागिर्द हूँ। इस मुल्क का कोई भी वजीर आज़म, जब मैं यहाँ आया हूँ, जब से मैं डेनमार्क आया हूँ, कोई भी वजीर आज़म जो मुझे पर्सनली नहीं जानता, जो हमारे स्टेशन पर नहीं आए और स्पेशल आए, पाकिस्तानी टैक्सियों में बैठ कर आए हैं कि हम स्टेशन पे जा रहे हैं। फिर यहाँ आपके शागिर्द ने एक मीटिंग की थी, ऑफिशियल हम गेस्ट बने पार्लियामेंट के, जिसके मिनट्स लिखे गए, वो मैंने एम्बेसी से दे दिए थे उस वक्त जो एम्बेसडर साहब थे। तो वज़ीर आज़म साहब ने हमें वेलकम किया, जिस तरह आप स्टेट के गेस्ट को बुलाते हैं, मैं बुलाया गया। तो सर मैंने आपके एज ए शागिर्द होने की हैसियत से अपने हिस्से का पूरा काम किया। कम्युनिटी फोरम का चेयरमैन हूँ, अपना स्टेशन चला रहा हूँ, और एलो में जो लेबर यूनियन है उसका मैं सदर भी रहा हूँ, उसके काम करता हूँ उनके साथ। और आज की जो वज़ीर आज़म है, ये मेरी दोस्तों में शुमार होती हैं। उस वक्त ये वज़ीर आज़म ने, ये आपका शागिर्द आम मेंबर था उस पार्टी का मैं भी मेंबर था, और ये भी मेंबर थी। आज माशाल्लाह वज़ीर आज़म है, पर्सनली जानती हैं। तो ये सारे आपके शागिर्द के साथ बैठे हुए हैं, बातें भी करते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं। तो मुझे आज इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं इस खुशी में कुछ बयान नहीं कर सकता, कुछ कह नहीं सकता इनके सामने। तो ये आज जो आप देख रहे हैं, या बूढ़े हो गए, बूढ़े नहीं फिर भी जवान है, लेकिन ये बहुत स्मार्ट 3 शख्सों में जो उस्तादों में शुमार होते थे, बशीर साहब थे और ये था। मुझे मेरे खालू थे उस वक्त पढ़ाते थे, उसी स्कूल में पढ़ाते थे। तो ये हमारे मास्टर साहब है जी, जब से आए हैं अच्छा हमारा तल्लक रहा है। कभी कभी वो बारिश भी हो जाती है, छोटी मोटी जो है उनसे मुलाकातें होती हैं, इनको अपना जो मुतालबात बताते रहते हैं। या ये सर नादरा जो आपको हमने बताए दिए हैं, सारी चीज़ें बताते रहते हैं इनको। ये डायरेक्ट फ्लाइट और नादरा का नहीं, वो कार्ड का वो जो आपको हेल्प भी चाहिए। तो सर जी आप पर है, अब हम आपको ये सारे सुनना चाहते हैं। और ये मेरा बेटा इसका तारा, ये मेरे सारे ही जानने वाले हैं, कोई भी नहीं जो मुझे, मैं इनको जानता नहीं, उनकी सबकी मैं हिस्ट्री जानता हूँ। सारे करने तेरे वाले तोहफा 2019 का जो इलेक्शन लड़ा था ना, अपने पूरी फोटो भी वो तेरे अपने के दूर से पास है ना। बाकी जहाँ तक मतलब सदीक साहब का तल्लक है, ये उनके बेटे हैं। ये यंग काउंसलर उस वक्त हमने बनाए थे जी जी। और ये पहले यंग काउंसलर थे जिन्हें हम लेकर गए थे टाउन हॉल में। टाउन हॉल की यहाँ पार्लियामेंट है, जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है उतने ही इख्तियारात होते हैं टाउन हॉल में। तो उसके बाद ये पार्लियामेंट के मेंबर भी बन के चले गए, आज माशाल्लाह पार्टी के हेड भी हैं। और ये मलिक सदीक साहब ने हमेशा नून का ही नाम लिया, तो आखिरी उम्र तक उसी जगह पर रहे जहाँ खड़े थे। खालियाँ बजाओ तो यार। सेंटर साहब, हम चाहेंगे कि आप हमें चंद कलमात से जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राजा साहब का, सिकंदर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस गैदरिंग की मेज़बानी की और मुझे मौका दिया। मैंने थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पहुंचना है, तो लेकिन जाते जाते इतनी अच्छी जो आपने यहाँ पे ये इज्तिमा किया, और मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो माशाल्लाह यहाँ कारकुन कहना चाहिए या एक्टिविस्ट कहना चाहिए या उसके वाबस्तगान कहना चाहिए, उसके ज़ोमा हैं, उसके लीडर्स हैं, उससे जुड़े हुए हैं, ये सब यहाँ आए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं चाहता था कि मैंने राजा साहब से भी इल्तमास की थी, आपसे भी की थी, कि सबसे मिलने के बावजूद मैं चाहता हूँ कि PMLN के जो हमारे दोस्त हैं उनसे मिले बगैर शायद ये मेरा दौरा जो है वो मुकम्मल नहीं रहेगा। तो बहुत शुक्रिया इन दोनों हजरात का और आप सबका भी कि आपने आज छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, घरों में होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, आपने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के हवाले से मैंने कल भी एक गैदरिंग में बात की थी, कुछ हमारे दोस्त वहाँ मौजूद थे, कल भी भट्ट साहब भी वहाँ थे, शहजाद गालिबन नहीं थे कल वाले फंक्शन में। तो मैं ये अर्ज कर रहा था और कल भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान अल्लाह का एक तोहफा है, और
आज़ादी की जो कदर व कीमत है वो हमें नसीब होती है। आप यहाँ रहते हैं और यहाँ बहुत सहूलियात हैं हुकूक के हवाले से, आपके जो सिविल राइट्स हैं उनके हवाले से, जनरल जो एक लाइफ पैटर्न है उसके हवाले से आपको बड़ी सहूलियात हैं। अच्छी आबो हवा है, आपके हुकूक हैं, आप उनकी निगहदाश्त होती है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बहरहाल आपका आशियाना है। ये बिल्कुल एक परिंदा जब आप अपने आशियाने से निकल के किसी और दरख्त पे चला जाता है और वहाँ उसे बहुत अच्छे फल भी मिल जाएं खाने को और बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाएं, बहुत अच्छे फूल भी देख ले वो, लेकिन उसे पलट के आशियाने में आना होता है, और ना भी पलटे तो उसे आशियाना याद ज़रूर आता रहता है। मैं कहा करता हूँ कि आप लोग रहते यहाँ हैं लेकिन बसते प्रैक्टिकली पाकिस्तान में। आपकी रूहें वहाँ हैं, आपकी सोच वहाँ है, आपके जज्बात पाकिस्तान से जुड़े रहते हैं। पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई मुश्किल आ जाए तो आपका दिल दुखी होता है, पाकिस्तान आगे बढ़ता है तो आपका दिल खुश होता है। तो हम जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनसे शायद पाकिस्तानियत का दर्जा जो है वो आपका कहीं ज़्यादा है हमसे। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान की मईशत के मेमार हैं, बहुत भारी रकूम वहाँ भेजते हैं। 38 अरब डॉलर जो साल का की रकम है, बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी रीढ़ की हड्डी है आपका ये जो कंट्रीब्यूशन होता है। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली, आपको मालूम है कि एक बड़ी आजमाइश से गुजरा है। पहलगाम में एक वाक़या होता है, 25, 24, 26 टूरिस्ट मारे जाते हैं और भारत उसका इल्ज़ाम बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर किसी सबूत के फौरी तौर पे चंद सेकंड्स के अंदर अंदर पाकिस्तान पे आयत कर देता है। पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो मेरा ख्याल है 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है पहलगाम से। हम लोग कैसे पहुँचे इतनी लंबी जो और ऊंची जो फसील है तारों वाली, उसको कैसे किसी ने क्रॉस किया, इस तरह चुप पा के वो वहाँ पहुँच के 4 बंदे हैं, वो कहते हैं उन 4 बंदों के नाम भी नहीं बताए अब तक, वो कौन थे, कहाँ से आए। लेकिन उसकी जो आदत है कि इल्ज़ाम पाकिस्तान पे थोप दिया। हमारी तरफ से वज़ीर आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे कहा कि जी आप इसकी तहकीकात करवाएं, दुनिया का कोई भी फोरम बुला लें, हम तैयार हैं कि इसमें कौन इन्वॉल्व था। वो भी नहीं हुआ। फिर इसकी आड़ लेके भारत ने हम पे अचानक हमला कर दिया, मिसाइल डाले, हमारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हमने फिर भी फौरी तौर पे रिएक्ट नहीं किया। हमने 2 दिन लिए कि शायद इसमें होशोवास आ जाए, लेकिन उसकी तरफ से मिसाइल दागने का और जारहियत का जो सिलसिला था वो जारी रहा। तो बिलाखिर हमने फिर 9 और 10 की दरमियानी रात को उनको जवाब दिया अपनी तरफ से, और अल्लाह के फजल व करम से ऐसा जवाब दिया है कि वो शायद उनकी नस्लें याद रखेंगी। वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो इतनी इतने थोड़े वक्त के अंदर इतना मौसर, इतना इफेक्टिव, इतना तबाहकुन जवाब दे सकता है। उनके वहमो गुमान में भी नहीं आया कि उनके 5, 6 या 7 तैयारे जो हैं वो ज़मीन बोस हो जाएंगे और उनकी जो दिफाई अड्डे हैं, तनसीबात हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा। और अगर ये सिलसिला 1 या 2 दिन जारी रहता तो भारत को ये अंदाज़ा हो गया था कि उसका अंजाम क्या होना है। लिहाजा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ राब्ते होते हैं, भारत हज़ार कहता रहे जी कि उसने ये कोशिश नहीं की थी या जंगबंदी की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन भारत की भरपूर ख्वाहिश थी। वो मुझे ज़ाती तौर पे मालूम है। अभी मैं यहाँ भी बहुत से लोगों से मिला हूँ, वहाँ भी एम्बेसडर से हमारे राब्ते रहते हैं और हमारी अपनी इंफॉर्मेशन है कि वो कितने कीन थे कि जल्दी से जल्दी ये जंग बंद हो जाए। हमने कोई लंबी जंग नहीं लड़ी, ये कोई 37 या 38 मिनट की जंग थी टोटल। 38 मिनट के अंदर अंदर हमने उनको वो सबक सिखा दिया जो शायद उनकी आने वाली नस्लें सदियों तक याद रखेंगी। ये अस्करी मैदान में जो जिसको हम मार्का हक कहते हैं, ये वाकई मार्का हक था। ये हक की और सच्चाई की फतह थी, जिस पे हमारी फ़ौज ने, हमारी फ़ौज के सिपह सालार ने, हमारी फ़ज़ाइया ने बेहतरीन मेरा ख्याल है कारकर्दगी का, जिसके मद्दा अब सारी दुनिया है, सारी दुनिया इसको क्रेडिट देती है इसका।
बड़ी ताकतें भी और छोटी ताकतें भी। तो जब आप मैदान में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को, जो साइज में 5 गुना है, जो आपकी आबादी में 6-7 गुना है, जो आपके जो दिफाई बजट है उसमें 5-6 गुना है, जिसके जिसके असला खाने जो हैं वो 5-6 गुना है हमसे, उस दुश्मन को, और वो जो पहल भी करता है, उसका रास्ता रोक के उसको जवाब देना कोई आसान काम नहीं था। और अल्लाह ने किया है कि वो बड़ा मौसर जवाब हमारी तरफ से गया है। और जब आप मैदान में फतह पाते हैं, आप सियासत के मैदान में फतह पाते हैं, आप जंग के मैदान में फतह पाते हैं, आप किसी और मैदान में फतह पाते हैं, तो वो फतह आपके कद काठ को जिंदगी के और बहुत से मैदानों में बढ़ा देती है, ऊंचा कर देती है। लिहाजा जो अस्करी फतह है हमारी, उसने पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी जो उसका नाम है और मकाम है और दर्जा है, उसको कई गुना बढ़ा दिया है। अब भारत हमारे सामने बोना बन के रह गया है दुनिया की नज़रों में भी। तो ये एक पड़ोसी जो जारहियत मिजाज है, जो हमेशा से कोशिश करता है कि पाकिस्तान को डिसमेंटल करें, नुकसान पहुंचाएं, उसकी तरफ से हमारी मुसल्लह अफवाज का इतने मौसर तरीके से जवाब देना। मैं कल भी कह रहा था कि चीफ साहब से हमारी एक गैदरिंग में, वो भी थे, एयरफोर्स वाले भी थे, दोस्त है मेरे, तो उन्होंने कहा, मुझे कहने लगे, चीफ साहब कहने लगे, मैंने कल भी भट्ट साहब ये बात वहाँ कही थी, मुझे कहने लगे, सर आप यकीन करें, ये लफ्ज़ मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप यकीन करें कि हमने इतने मिनट के अंदर उनका बोरकस निकाल के रखा। बोरकस का लफ्ज़ ये हमारे लिए, हर पाकिस्तानी के लिए, जो यहाँ बैठा है, जो पाकिस्तान में बैठा है, जो दुनिया के किसी भी खित्ते में बैठा है, उसके लिए बड़े इफ्तिखार की बात है। हमने जारहियत नहीं की, लेकिन हमने जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अब हमारी तरजीहात जो हैं, बुनियादी तौर पे मईशत को संभालना है। हमारा बहुत बड़ा गोल है कि हम IMF वगैरह से आइंदा के लिए, जब 4 साल बाद ये हुकूमत ख़त्म हो, तो हमारा ये अज़्म है और इरादा है और पुख्ता हम उस रास्ते पे चल रहे हैं कि हम IMF को अलविदा कह दें। आपको याद है कि मियाँ साहब ने 2016 के अंदर, 17 के अंदर ऐलान किया था कि जी अब आइंदा हमें IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी, अलविदा IMF उन्होंने कहा था। और IMF के जो अहदेदार थे, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान को आइंदा हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं ये आज से 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर हालात जैसे हुए, मुल्क जिस एक उफ़ाद से गुजरा, ये सारी जो तरक्की थी ये फिर ज़मीन बोस हो गई। हम फाटफ की वाइट लिस्ट में थे, फिर ग्रे लिस्ट में आ गए, हमारी स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो गई, हमारी मईशत, हमारी इन्फ्लेशन जो थी, महंगाई जो मियाँ साहब 3-4 पे छोड़ के गए थे, वो 34 तक पहुँच गई। अब फिर अल्लाह के फजल से हम इन मैदानों में, इन शोबों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी हो रही है। महंगाई नीचे आ रही है, बहुत नीचे आ रही है। और मैं यहाँ भी देखता हूँ, एक्सीलेंसी के साथ मैंने वैसे ही एक राउंड लिया, ये मुझे डराते रहे कि जी ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। और जाहिर है कि हम बुनियादी तौर पे गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैंने चीज़ों का वैसे ही टैग लगे हुए थे, तो उनका अंदाज़ा किया, तो ये वाकई महंगा है। आप अपनी जेब में यहाँ की करेंसी डाल के पाकिस्तान चले जाएं, तो उस करेंसी में जितना आप एक हफ्ता गुजारते हैं ना, आप वहाँ 1 महीना बड़े आराम से गुजारें। इतना फ़र्क है। और इसके अलावा हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 1.5 लाख को छू रही है, हमारी जो सरमाकारी है वो बढ़ रही है, आप लोगों के ज़र मुबादला के ज़खायर जब आ रहे हैं उनमें इजाफा हो रहा है। तो दुनिया सारी कह रही है कि हमारे इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मामला हल हो गए, हमें अब भी दहशतगर्दी का सामना है, उसका मुकाबला करने के लिए हमारी सलाहियतें उधर भी लग रही हैं। हमें आज भी माशी मुश्किलात का सामना है, हम आज भी पूरी तरह अपने पाँव पे खड़े नहीं, हमें मांगना पड़ता है बाहर से, ये हक़ाइक़ है। अभी आपको मालूम है कि वहाँ सैलाब की शक्ल में एक बहुत बड़ी आफत आई, कुदरती आफत है, उसके क्या नुकसानात होंगे, फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं, बहुत से जो तनसीबात हैं हमारी, अस्पताल हैं या
स्कूल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है। हुकूमत को अब अगर वो किसी और मद के लिए काम कर रही थी और पैसे रखे हुए थे तो अब से डाइवर्ट करने पड़ेंगे उस तरफ। तो उसमें आप लोगों को भी जो हमेशा आप करते रहते हैं इस पे ज़रूर सोचना चाहिए मिल बैठ के। पीएमएलएन जो है वो मैं चूँकि पीएमएलएन से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो है उसका पीएमएलएन से कोई ताल्लुक़ हो या अहदेदार हो, लेकिन मेरा सियासत से कोई ऐसी दिलचस्पी मुझे कभी नहीं रही है। लेकिन जब मैं आ गया इस मैदान में और शोबे में, मैं आज भी महसूस करता हूँ जब मैं देखता हूँ ये फलां पार्टी है, ये फलां पार्टी है, ये फलां पार्टी है, और मैं अगर कारकर्दगी को देखूं, मैं अगर लीडरशिप को देखूं, मैं अगर लीडरशिप की सिंसियरिटी को देखूं, मैं अगर लीडरशिप की जिद्दोजहद को देखूं, मैं अगर पाकिस्तान में उस लीडरशिप के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को देखूं, तो मुझे कोई किसी पार्टी की तरफ मेरा ख्याल है कि निगाह ही नहीं उठती है सिवाय पीएमएलएन की। और पीएमएलएन की लीडरशिप जो है अल्लाह के फजल करम से, नवाज शरीफ बहादुर इंसान है, मुल्क से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, मुल्क के दिफा के लिए जो काम उन्होंने किया 1998 में, मैं ज़ाती तौर पे गवाह हूँ, मैं प्रेसिडेंसी में था उस वक्त सदर रफीक सारर साहब के साथ, कि कितनी मुश्किलात थी। आज कहते हैं ना जी कि वो साइफर लहरा के जी मुझे डरा रहे हैं, इससे 10 गुना ज़्यादा जो बड़े शदीद किस्म के दबाव आए हैं साइफर से कहीं ज़्यादा, वो नवाज शरीफ पे आए हैं। 5-5 टेलीफोन तो एक बड़े मुल्क से आए हैं, पैसों का लालच दिया गया है, हम तुम्हारा नातका बंद कर देंगे, हम तुम्हारी माशी नाकाबंदी कर देंगे। उस शख्स ने कहा कि जो पाकिस्तान के मुफाद में है मैं वही करूँगा और आप जो समझते हैं वो कर लें। और वो यही हुआ। उन्हें पूरी मदद नहीं, अपनी काबीना से भी मदद नहीं मिली। मैं जानता हूँ उनकी काबीना के बहुत से मौसर वज़रा थे जो शायद ये नहीं चाहते थे, लेकिन मियां साहब का एक फैसला था और उस पर अमल किया। और अभी इस जंग के अंदर जो आप देखते हैं वो वही आपकी कुव्वत थी, वही दिफा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बीच में कूदे और उन्होंने कहा जी कि अगर ये जंग ना रुकी तो हो सकता है कि ये एटमी जंग बन जाए। तो उस फैसले ने हमारी बड़ी मदद की और अल्लाह के फजल करम से हमने मजबूती के साथ अपने कदमों पे खड़े होके, हमें पता था कि हम एक एटमी कुव्वत हैं और भारत एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, और वो नहीं गया। आप अगर ये देखें कि 98 के बाद वो गया ही नहीं है आज तक। 98 के बाद अगर 27 साल हो गए हैं मेरे ख्याल में, अगर मेरा मैथमेटिक्स ठीक है, तो इन 27 सालों में भारत ने एक भरपूर जंग की कोशिश नहीं की पाकिस्तान की। बीच में कारगिल भी आया, लेकिन वो दबा रहा, कारगिल की हद तक ही रहा, तक टुक जो होनी थी उससे आगे नहीं बढ़ा है। अब भी उसने मिसाइल वगैरह दागने में पहल जरूर की है, लेकिन वो एक हद से आगे बढ़ने की जरूरत जसारत नहीं कर सका। हमारा जवाब मिलने के बाद वो चाहता तो वो उससे बढ़ के जवाब देता, लेकिन नहीं दिया उसने। वो चुप हो गया, खामोश हो गया, क्योंकि वो जवाब काफी था। 3 महीने के बाद उनके एयर चीफ ने कहा जी हमने तैयारे गिराए थे। 3 महीने के बाद, 3 महीने तक उसे कुछ पता नहीं चला। बीच में मोदी साहब ने पार्लियामेंट से खिताब भी किया, उन पर बड़ी तनकीद हो रही थी। मोदी साहब ने अपने खिताब में भी जिक्र नहीं किया कि हमने कोई तैयारा गिराया। तो भाई इस तरह तो नहीं होते हैं ना। दुनिया अपने आलात रखती है, टेक्नोलॉजी रखती है, निज़ाम रखती है, उसे पता है कि किसके तैयारे गिरे हैं और कितने तैयारे गिरे हैं। तो मार्का हक जो है, मैं समझता हूँ कि ये आपका यानी पीएमएलएन का बहुत बड़ा एजाज है कि सम हो आज आपकी पार्टी की हुकूमत है और ये जो कुछ भी होता है वो तारीख में आपके खाते में लिखा जाएगा। हमने जब 1965 की जंग लड़ी तो एक फौजी हुक्मरान था, एक जर्नैल साहब थे, अयूब खान साहब। हमने जब 71 की जंग लड़ी तो यख्या खान थे, एक फौजी जर्नैल थे। ये पहली जंग है जो एक सिविल सरबराह की, सिविल वजीर आजम के होते हुए लड़ी गई। ये पहली जंग है और इस पहली जंग में सिविल गवर्नमेंट का जो रोल रहा है वो अपनी जगह है, और मुसल्लह अफवाज का रोल तो जाहिर है कि मैं नहीं समझता हूँ कि 71 में भी हम कोई कम बहादुरी से लड़े हैं, पूरी बहादुरी से लड़े हैं।
लेकिन हालात ऐसे थे कि हम नहीं जीत सके, हम हार गए। 65 में हमने बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन 65 की जंग में भी अगर हमारा कुछ नुकसान हुआ है, उनका भी कुछ नुकसान हुआ है, हमारे भी शायद कोई तैयारा गिरा हो, उनके भी गिरे हों। ये पहली वाज़े फतह है, पहली दो टोक हतमी शक्को शुबा से बाला तक, जिसपे कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, और दुनिया जिसको तस्लीम कर रही है। और ये अल्लाह का बड़ा करम है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस फतह के बाद एक नया पाकिस्तान जन्म ले चुका है, और उस नए पाकिस्तान में जहाँ हमें ये इफ्तिखार है और हमारा ये एजाज़ है और हमारा सर ऊंचा होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान की इकानमी की तामीर में, मईशत की तामीर में, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम भी जद्दोजहद कर रहे हैं। आप भी जद्दोजहद कीजिए, नए वेन्यूज तलाश कीजिए कि क्या पाकिस्तान में हम लोग मिल के कोई सरमायाकारी कर सकते हैं, किसी फील्ड के अंदर आके कोई मदद कर सकते हैं। हमने बड़े आसान कर दिए हैं सरमायाकारी के लिए मौके। तो ये चंद एक इब्तदाई बातें थी जो मैं करना चाहता था, आपसे शेयर करना चाहता था। इसके अलावा गुफ्तगू बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, 2-2:30 बजे हमारी फ़्लाइट है, 3 बजे है शायद, तो 12:30 बजे डाट हमें यहाँ से निकलना है। मैं एक बार फिर राजा साहब का और सिकंदर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। राजा साहब ने पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश की, और सीगा जो इस्तेमाल किया है इन्होंने, वो माजी का ही इस्तेमाल किया कि खूबसूरत थे। नहीं, मैंने आज आपकी जब पिक्चर पोस्ट की एक्स पे, तो उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़े तो सबने कहा कि अब भी ये बहुत ही शफीक और राजा साहब नहीं मान रहे। ये वो शर्ट पहनते थे, जिस तरह पहनते थे, पैंट पहनते थे, बड़े खुश लिबास थे उस अभी भी खुश लिबास है। ये तो जोर बात से मुझे तो वही याद है, मुझे तो मेरे नजर में वही है। राजा साहब अभी भी थे ही क्या? नॉस्टैल्जिक हैं थोड़े से, वो अपनी जवानी भी या बचपन या एक स्टूडेंट जब होता है ना, तो वो नोट करते हैं कि जी हमारा टीचर जो है वो किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह के बाल कटाता है, किस तरह का बोलता किस तरह है, बच्चों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। टीचर को आमतौर पे नहीं अंदाजा होता, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को नोट करते हैं और जहन के खाने में वो बिठाए रखते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं, वो जब अपना स्विच ऑन करते हैं ना, तो माजी की तरफ पलटते हैं तो ये सारा कुछ दिखाई देता है। तो हमारे माशाल्लाह में सर सैयद कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाया मैंने, तो हमारे बहुत से जो शागिर्द हैं वो अच्छी जगहों पे हैं और अच्छे मनसब पे हैं और अच्छे पौधों पे हैं, और मुझे खुशी है कि राजा साहब भी यहाँ मीडिया के मैदान में, रेडियो के मैदान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इन लोगों का तारुफ कराते हुए या इन्हें अपना शागिर्द करार देते हुए शर्मिंदगी नहीं होती, ये बड़ी बात है। क्योंकि मैं एक लतीफ़ा सुना रहा था एक्सीलेंसी को पर, अगर वो इजाजत दें तो मैं सुना दूँ। मेरी तरह बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, वो चले गए, किसी दिन किसी शादी की तकरीब थी, तो लाठी थी हाथ में, तो वहाँ एक निस्बतन नौजवान आदमी वो आया, उनके पाँव को पहले हाथ लगाए, फिर घुटनों को हाथ लगाए, फिर उनसे बड़ा झुक के मिला और उनसे कहने लगा, सर आपने पहचाना है मुझे? उन्होंने कहा मैंने नहीं पहचाना। तो वो उसने अपना नाम लिया कि जी मैं फलां हूँ और मैं आपका शागिर्द हूँ और मैं फलां स्कूल में, फलां कॉलेज में, फलां, उन्हें याद आ गया, उस बात को याद आ गया कि ये कौन है और ये कब पढ़ता था। उन्होंने कहा हाँ मुझे याद आ गया। तो उन्होंने पूछा क्या करते हो? उसने कहा जी मैं तो सियासत में आ गया हूँ, मैं वज़ीर हूँ, हुकूमत में वज़ीर हूँ आपका, तो आप कोई खिदमत हो तो मुझे बताएं, एनी सर्विस को भी मैं, मुझे बड़ी खुशी हो।
तो उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक खिदमत है कि तुम किसी को ना बताना कि तुम मेरे साथ अल्लाह ताला इनको और आपको पता है कि जब सर सैयद स्कूल में जो पढ़ाता था, सर सैयद कॉलेज में कुछ स्टूडेंट पढ़ता था, लोगों को देखने वाले टीचर कैसा है। राजा साहब ये आलम था आ रहे हैं जी, बस एक मिनट में। राजा साहब ये आलम था, इनको पता है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद या गिरदो नवाह में जिन बच्चों के अच्छे नंबर होते थे ना, उनकी पहली प्रायोरिटी होती थी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। और हमारे जब मैं नया यंग टीचर के तौर पे आया था, 1970 से आगे की बात है, तो छठी 7वीं क्लास में ये जो बाजवा साहब थे, ये मेरे स्टूडेंट थे, छठी 7वीं क्लास में पढ़ा करते थे। और उन्हें याद है बिल्कुल सारा, कौन टीचर थे, क्या है, बड़ा उनका अफसा माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। तो बड़े अच्छे अच्छे लोग वहाँ से निकले। ये जनरल आसम साहब भी वहीं पढ़ते थे, ये कॉलेज में पढ़ते थे हमसे। पास्टर मुनीर साहब, इनके वालिद भी टीचर थे, हेड मास्टर थे। सरवर मुनीर साहब लाल कुर्ती के स्कूल में हेड मास्टर भी रहे, हमारे दोस्तों में से थे। बाजवा भी तो आपके स्कूल में? बाजवा साहब छठी 7वीं में पढ़ते थे और वो कॉलेज में उन्हें भी दाखिला नहीं मिला था, उनके नंबर थोड़े थे। अच्छा, लिहाजा वो गार्डन कॉलेज चले। लेकिन राज साहब पता कि जो तुसी आखदे ना अज भी खूबसूरत ने, फिर उन्हें लतीफा नहीं सी सुना। इसलिए कह रहा हूँ कि कितने खूबसूरत बाल थे, जिस तरह मैं अभी भी वही थे। मैं देखना वो, मैं जो एमएच है ना, जो मेरे पास एमएच है ना, वो मैं लतीफा सुना दें, रहन दो। पाकिस्तान जिंदाबाद।